केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर हेलमेट लगाकर उत्तर प्रदेश के अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में स्कूटर पर राइड करते हुए और लोगों से मिलते हुए नजर आए। 48 वर्षीय स्मृति ईरानी लोगों के साथ सेल्फी और तस्वीरें लेती हुई दिखाई दी। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की और अपने क्षेत्र का जायजा लिया। स्मृति ईरानी आज अमेठी से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करने वाली हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ी बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी को अमेठी का टिकट दिया गया। उन्होंने 2019 में भी राहुल गांधी को हराते हुए इस सीट से दर्ज की थी जीत। इससे पहले रविवार के दिन वह अयोध्या गई थी और उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 14 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडावा ने बताया कि छठे चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ गैंसड़ी विधानसभा के उपचुनाव के लिए सोमवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पूर्व 11 बजे से अपराह 3 बजे के मध्य किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि छठे चरण की 14 सीटों में से लालगंज और मछली शहर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अन्य 12 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं। छठे चरण के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज कई जिलों के अंतर्गत आता है। इन सभी सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में मची घमासान अंततः सड़क पर आ गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने जब से उत्तरी पश्चिम दिल्ली से उदित राज और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, उसी समय से पार्टी के अंदर घमासान मच गया था। पार्टी नेता बाहरी लोगों को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को अनसुना करते हुए बाहरी चेहरों को टिकट दे दिया गया। कांग्रेस को यह फैसला भारी पड़ गया और अंततः दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जताई। दरअसल अरविंदर सिंह लवली खुद ही उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए पार्टी ने दूसरे चेहरे को लोकसभा चुनाव में उतारने की योजना बना ली। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनसे मुलाकात करने की परमिशन नहीं दी गई। दरअसल सुनीता 29 अप्रैल को सीएम केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल जाना चाहती थी। ऐसे में तिहाड़ जेल के सूत्र ने कहा केजरीवाल से सुनीता मिलती रही हैं और उन्हें अनुमति देने से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें नियमों का पालन करना होगा और आतिशी की मुलाकात के लिए तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी केजरीवाल से मुलाकात करने तिहाड़ जाएंगी। वहीं कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सीएम केजरीवाल से मिलेंगे। यह दोनों मीटिंग पहले से ही फिक्स है। तिहाड़ जेल प्रशासन को 28 अप्रैल को सुनीता केजरीवाल का आवेदन मिला। पंजाब पुलिस ने एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यूट्यूब चैनल पर आरोप है कि उसने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तुलना भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से की है। यूट्यूब चैनल कैपिटल टीवी के खिलाफ एफआईआर लुधियाना लोकसभा सीट से आम उम्मीदवार अशोक पप्पी परासर के बेटे विकास परासर की शिकायत पर दर्ज की गई है। विकास परासर भी आपके कार्यकर्ता हैं। शिकायतकर्ता ने चैनल पर मानहानि और भ्रामक कंटेंट का उपयोग करने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कैपिटल टीवी चैनल और अन्य पर झूठे वीडियो के बयान या कंटेंट सार्वजनिक शांति और सद्भाव को नुकसान पहुंचाएंगे और धर्म, जाति, नस्ल व समुदाय के आधार पर देश में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की संभावना है। एफआईआर के मुताबिक चैनल ने दावा किया कि जनता का पैसा लेने के बाद विजय माल्या ब्रिटेन भाग गए। इसी तरह एक राज्यसभा सदस्य यह दावा करते हुए इंग्लैंड चले गए कि वह आंखों का इलाज करने आ गए हैं। कन्हैया कुमार और उदित राज के लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दिल्ली कांग्रेस में जो बवाल मचा था वह अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के एक के बाद एक बड़े चेहरे पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। इसमें कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ ही दिया है। इस बीच दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नामांकन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले
पहले शीला दीक्षित सरकार में कद्दावर मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया था। लवली और राजकुमार के इस्तीफे के बाद क्या दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव अभियान पर असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस की नैया इस बार बीच मझधार में ही डूब जाएगी? दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लवली के इस्तीफे पर प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मुद्दे पर दिल्ली के सभी नेताओं को विश्वास में लिया गया था। लवली भी उसी मीटिंग में मौजूद थे। अब लवली आपसे गठबंधन और बाहरी उम्मीदवारों को लेकर मीडिया में बोल रहे हैं। लवली ने उस समय समिति के समक्ष अपने विचार क्यों नहीं रखे? अगर उनके मन में किसी तरह की नाराजगी थी तो पार्टी के अंदर बोलते। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर किरकिरी का सामना करना पड़ा। इंदौर सीट से पार्टी के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की समय सीमा समाप्त हो जाने की वजह से अब इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार खत्म हो गई है। अक्षय कांग्रेस को झटका देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। बम मौजूदा भाजपा विधायक रमेश मंडोला के साथ डीसी दफ्तर पहुंचे और अपना नामांकन वापस ले लिया। बम का यह फैसला कांग्रेस के लिए बेहद चौंकाने वाला है। खबर लिखे जाने तक पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय के साथ एक सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उनका भाजपा में स्वागत किया। जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंखें बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखे पोस्ट को लेकर ट्रोल होने के बाद उसे डिलीट कर दिया। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद से ही यहां सियासी पारा तो चढ़ गया, तरह तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। अरुण गोविल ने रविवार की सुबह करीब 7 बजे अपने एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट डाला था, लेकिन थोड़ी ही देर में पोस्ट वायरल हो गया। लोग जमकर ट्रोल करने लगे। करीब 3 घंटे बाद गोविल ने इस पोस्ट को अपना अकाउंट से डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक पोस्ट अपना असर दिखा चुका था। पोस्ट के बाद से ही पार्टी संगठन, नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। लोग इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि गोविल ने पार्टी के नेताओं के भीतर घात से आहत होकर यह पोस्ट लिखा है। इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए पैराशूट पॉलिटिक्स की बात कही। इससे पहले मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशी और रामायण के राम अरुण गोविल चुनाव में मतदान खत्म होते ही मुंबई वापस लौट गए। मेरठ के कैंट क्षेत्र सर्कुलर रोड में जिस सहरावत हाउस में अरुण गोविल लोकसभा चुनाव के दौरान रुके थे वो शनिवार को खाली हो गया। अरुण गोविल पत्नी श्रीलेखा के साथ मुंबई वापस चले गए। मुंबई में कुछ जरूरी काम है यह बताते हुए अरुण मुंबई लौट आए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद बसपा के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में आकाश आनंद बसपा के चेहरे बन गए हैं। अपनी चुनावी जनसभाओं में वह भाजपा समेत सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब इसी को लेकर आकाश आनंद के खिलाफ पहला केस दर्ज किया गया है। नए राजनीति में आए आकाश आनंद के खिलाफ पहला आपराधिक मामला लिखा गया है। दरअसल आकाश के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया। आकाश पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ और हिंसा उकसाने वाला भाषण दिया। इसको लेकर उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। दरअसल आकाश आनंद सीतापुर में बहुजन समाजवाद पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान आकाश आनंद भाजपा पर बेहद ही आक्रामक नजर आए। उन्होंने भाजपा सरकार के लिए कई ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर विवाद हो गया। सीतापुर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भाजपा सरकार के लिए आतंकवादी, गद्दार समेत काफ़ी कुछ विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी मामले में सीतापुर में ही उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद रविवार को केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री का एक फेक वीडियो फैलाने के मामले में देश भर में गिरफ्तारियां होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के डीसी सिंकू शरण सिंह
की ओर से दाखिल शिकायत के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री के कुछ एडिटेड और फेक वीडियो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। इससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रभावित होने की आशंका है। शिकायत में जिन लिंक से ये फेक वीडियो साझा किए गए थे उन्हें भी कार्रवाई के लिए संलग्न किया गया है।